जी नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद। AM न्यूज़ से आपके लिए गरम गरम खबरें रोज़ाना ही लेकर आते हैं। आज भी हस्ब मामूल बहुत ही इंपॉर्टेंट मामलात हैं और एक तो सियासी वारदातें जो आज पड़ी हैं उनके ऊपर बात करनी है। दो बड़े सियासी वारदातें पड़ी हैं। PTI का जलसा नहीं हो सका, पहली तो ये है। दूसरी शेर अफजल से मुतालिक है। जलसा क्यों नहीं हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या हुआ, वो कहानी आपको बताएंगे, लेकिन इस्लामाबाद इंतजामिया के किरदार पर भी बात करनी है। शेर अफजल का मामला क्या है उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, लेकिन फिर आजकल वीलॉग हो और जनरल फैज़ हमीद का तस्करा ना हो, ये नहीं हो सकता। उनके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही बल्कि सिग्निफिकेंट इतलात हैं। सेक्शन 31 ऑफ द आर्मी एक्ट जो है ना, वो उससे मुतालिक हैं। वो आपको इंफॉर्मेशन देंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं PTI के जलसे के, लेकिन फेक न्यूज़ जो है ना, वो आजकल आपको पता है बहुत बड़ा इशू है। आर्मी चीफ से आज हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस के 44 स्टूडेंट से मुलाकात की। उस मुलाकात में 9 ममालिक के तलबा शामिल थे। पाकिस्तान का जो करैक्टर है, जो किरदार है, जमहूरी करैक्टर, पाकिस्तान का रोल फॉर पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया, पीस कीपिंग के साथ साथ पीस बिल्डिंग इन साउथ एशिया और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, बहुत सारे मामला आए। पाकिस्तान का स्पेक्ट्रम आर्मी चीफ ने पेश किया। लेकिन एक चीज़ उन्होंने बड़ी और ये चूँकि फेक न्यूज़ से आगे जब हम बात करेंगे तो उसमें फेक न्यूज़ भी जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा नौजवानों को कि आप कोई भी इमेज बनाएं किसी भी शख्स के बारे में, किसी मुल्क के बारे में, तो पहले खुद जायज़ा लें, अपनी इतलात गैदर करें, उनको संजीदगी से देखें, उनको अक्लमंदी से देखें, गौर से देखें और गैर जानिबदार होकर देखें, फिर अपनी राय कायम करें। ये बड़ा उनका मशवरा है, क्योंकि हमने ये देखा है कि लाहौर का कि वो फरहान जो है वो फरहान आसिफ, उन्होंने यहाँ से बैठ के बरतानिया में हंगामे करा दिए एक फेक न्यूज़ के ज़रिए। आए रोज़ यहाँ फेक न्यूज़ फैलाई जा रही होती हैं। वो कभी हुकूमत तरदीद करती है, कभी वो एक बारकोड नामी अकाउंट है वो तरदीद करता है, कभी वजारत इत्तलात तरदीद करती है चीज़ों की, और बाद वो तरदीदें ठीक भी साबित होती हैं। अब तक कोई ऐसी तरदीद नहीं हुई जो बाद गलत साबित हुए। तो ये बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज जो जलसा है उसके हवाले से कुछ फेक न्यूज़ भी यकीनी तौर पर है। लेकिन जलसा आज हुआ क्या? नाज़रीन, हुआ ये कि कल अली अमीन गंडापुर ने वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से अपना बयान जारी किया। उन्होंने वीडियो बयान, उन्होंने ये दावा किया कि जलसा हर सूरत होकर मैं पहुँचूँगा। उन्होंने कहा कि मैं लीड करूँगा जुलूस, और मैं देखता हूँ मुझे कौन रोकता है, और मैं स्वाबी इंटरचेंज से रवाना हूँगा। आज वो स्वाबी इंटरचेंज गए, उन्होंने 5-5 हज़ार के नोट तकसीम किए। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि ये पैसा किसका है भाई, आप ऐसे कैसे तकसीम कर सकते हैं? सरकारी पैसा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, इस तरह तकसीम नहीं कर सकता, ये कानून की बात है। बहरहाल आज हुआ ये, और फिर अब उन्होंने कहा कि जी वो पाजी PTI ने रोक दिया और इसलिए अब 8 को जलसा होगा। इतला जो मौसूल हुई, हमने अपने ज़राए से भी गदर किया, दोस्तों से बात की, वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ रात गए अली अमीन गंडापुर साहब से किसी ताकतवर का रब्ता हुआ, और उन्होंने उनको ये समझाया किसी मौसर मुक़्तदर शख्सियत का, वो सियासत वाली शख्सियत भी हो सकती है। और मेरी इतला ये है कि ये रब्ता जो है, मेरी अपनी इतला के मुताबिक ये सिविलियन रब्ता था। यूँ समझिए मोहसिन नकवी जो है वो वो रब्ता कर सकते हैं, और एक आध कोई और है, राशिद जरदारी भी मोहसिन नकवी को कह सकते हैं, या वो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी उनके बचपन के दोस्त हैं। तो बहरहाल जो भी है, अली अमीन गंडापुर से को ये बताया गया कि देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही नाजुक मामले पर समाअत है, वो जो मुबारक सानी केस, उसका फैसला हो चुका। वो उन मामलात में मैं पढ़ता नहीं हूँ, उससे उस पर बात नहीं करूँगा। तो उनको ये समझाया गया कि आज अगर PTI का ये लगेगा तो कुछ हसास मामला आते हैं, ज़रा सा भी कुछ हो गया तो सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। तो उसके बाद न जाने क्या हुआ। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है अली अमीन गंडापुर ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके अडियाला जेल में इमरान खान को पैगाम दिया होगा, या जो भी है। बहरहाल सुबह सुबह वो आज़म स्वाति साहब अली अमीन गंडापुर के वो करीब हैं आजकल, और आपको याद है उन्होंने कुछ जल्दबाजियों पर भी इल्ज़ाम आयद किया, तो उसके बाद वो छुपे हुए थे। मेरी इत्तला ये है कि अब उनकी फ़िलहाल खामोश रहने की डील हो गई है, और बाकी आगे देखते हैं उनको माफ़ी मिलती है कि नहीं। जो कुछ भी उन्होंने किया था, मामला अदालत में भी है, तो
انہوں نے وہ پہنچے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور صبح صبح وہ پہنچ گئے، 7 بجے ان کی ملاقات ہو گئی چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے۔ چیئرمین تو خود بیرسٹر گوہر ہیں ان کے اپنے بقول، حالانکہ الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا۔ بہرحال وہ باہر آئے 7:30 پونے 8 بجے، انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی ایک جلسہ کال آف کر دیا، 8 ستمبر کو ہوگا۔ حالانکہ بیرسٹر گوہر اور اب پی ٹی آئی کی یہ شکایت ہے کہ ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی، اور آدم سواتی کی یہ پہلی ملاقات تھی، اور وہ ایک لمبے عرصے تک تو چھپے رہے اور ابھی بھی خاموش تھے، اچانک پہنچے اور اس کے بعد یہ سب ہو گیا۔ اور ان کا پھر ایک ٹویٹ آیا کہ میں نے آج آپ نے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے اور میں آپ کے منہ سے الفاظ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بانی پی ٹی آئی نے اجازت دے دی اور جلسہ ہم نے منسوخ کر دیا۔ پی ٹی آئی کے ورکر بری طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، بہت شدید ریئیکشن ہے ان کا، گالیاں تک بک رہے ہیں وہ اپنی قیادت کو، اور وہ یہ کہتے ہیں وہ تھا نا کھلا نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو ڈائلاگ، آپ کو یاد ہے وہ خدا کے لیے فلم تھی شعیب منصور صاحب کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جلسہ کر نہیں سکتے تو اعلان کیوں کرتے ہو۔ اب ناظرین اس پر یہ ایک اور شدید رد عمل آ گیا، ورکر کا تو آتا ہی رہتا ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ وہ عمران خان کی بہن ہے، وہ ایک ماں بھی ہیں، وہ ایک بیٹی بھی ہیں، وہ ایک بیوی بھی ہیں، اور بہت ہی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ وہ جس دن سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں وہ بیچاری سب کام چھوڑ کر اپنے بھائی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ انہوں نے ان کی ایک آڈیو لیک ہو گئی ہے، انہوں نے جو سوشل میڈیا ٹیم ہے، اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ چیئرمین تو بیرسٹر گوہر ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں، نام میرے بھائی کا لگاتے ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ میرا بھائی جیل سے باہر ہے۔ اس آڈیو میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آدم سواتی کی صبح صبح ملاقات کیسے ہو گئی، یہ تو کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، اور انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کو کہا کہ یہ سوالات اٹھیں۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے ورکرز پی ٹی آئی کے خلاف ریئیکشن دے رہے ہیں، پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ریئیکشن دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو ساری گفتگو تھی اس کا لب لباب یہ تھا کہ بیرسٹر گوہر اور آدم سواتی یا علی امین گنڈاپور جو بھی ہے ان کی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیل ہو گئی ہے۔ اب ناظرین اس کے بعد علی امین گنڈاپور جو گزشتہ روز یہ فرما رہے تھے کہ میں تو استعفیٰ دے دوں گا، وہ 5,000 روپے تقسیم کر کے نکل لیے اور کہتے کہ 8 کو جلسہ ہوگا، چلیے جی۔ حالانکہ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر جلسہ نہ ہوا۔ اب ان سے سوال یہ ہے کہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیا وہ استعفیٰ دیں گے کیونکہ جلسہ تو نہیں ہوا، ملتوی ہو گیا۔ بہرحال اسی سلسلے میں سے جڑی ہے شیر افضل مروت کی بات، وہ بھی ایک پہنچ گئے وہاں، پھر وہاں ایک فائرنگ بھی ہو گئی پولیس پر، 3 پولیس اہلکار زخمی ہیں، اس میں ایک عامر ہیں، مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں آ رہا، ایم این اے ہے خیبر پختونخوا سے، عامر ان کا نام کا حصہ ہے، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور کہیں منتقل کر دیا۔ کچھ ورکر گرفتار کیے کیونکہ فائرنگ بھی، 3 پولیس اہلکار زخمی ہیں، یہاں پیمس میں داخل ہیں۔ بہرحال وہ انہوں نے بھی اپنی کام جی مجھے گرفتار کر لیا، پھر وہ جیو ٹی وی نے بھی ویڈیو چلائی، میں نے دیکھی ویڈیو، مختلف اپنے گروپ میں بھی دیکھی میرے، وہ اس ویڈیو میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں شیر افضل مروت پولیسوں کے ساتھ ہم مجھے پکڑ لیں، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے ورکر بھی دھکم کر رہے ہیں پولیس کے ساتھ تاکہ شیر افضل مروت کو پکڑ لیا جائے۔ بہرحال مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میرے ایک بچپن ہمارا تھا 6ٹھی 7ویں میں ہم پڑھتے تھے جب وہ نظام مصطفیٰ کی تاریخ چلی، وہ 9 ستورہ والی، جس کے بعد ضیاء الحق صاحب تشریف لے اور ملک کو اس حالت میں ڈال دیا کہ آج سپریم کورٹ کے جج کو بھی دھمکیاں دے دی جاتی ہیں، چیف جسٹس کو۔ تو وہ حیدرآباد میں وہ ان کی جگہ جگہ نعرے لکھے ہوتے تھے کہ مجیب انقلابی کو رہا کرو، اور ہم ان کو دیکھتے تھے اپنے محلے میں کہ یہ تو یافذ ہیں، ان کے نعرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ جے یو پی میں اسٹوڈنٹ ونگ میں تھے، اور وہ ان کے سندھ کے سیکریٹری تھے یا سیکریٹری اطلاعات تھے، جو بھی تھے، مرکزی عہدہ تھا ان کے پاس ان کی اسٹوڈنٹ ونگ کا، اور بڑے متحرک تھے۔ بعد ازاں وہ میرے کولیگ رہے، انہوں نے سیاست چھوڑی اور جرنلزم جوائن کیا، تو بڑے زبردست آدمی تھے۔ وہ خود پکڑے گئے، ڈسٹینسر کٹوایا ہوا تھا یہ، اسے وہ کلر کر رہا تھا دیوار پر کہ مجیب انقلابی کو رہا کرو، پولیس نے پکڑ لیا۔ پولیس پریشان تھی، یہ نعرے کون روز لگایا جاتا ہے، تھانے گئے تو پتہ چلا وہ خود ہی مجیب انقلابی ہیں۔ بہرحال ناظرین اب آتے ہیں ذرا اسلام آباد انتظامیہ کی جانب۔ یہ 5واں موقع ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ نہیں ہو سکا۔ اسلام آباد انتظامیہ جب بھی پی ٹی آئی جلسے کا اعلان کرتی ہے، اسلام آباد انتظامیہ کی دوڑیں لگ جاتی ہیں، ان کو پروموشن لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اور یہ پی ٹی آئی کے اعلان کو ہی یہ کامیاب کرا دیتے ہیں۔ یہ ایسی وارداتیں ڈالتے ہیں، حکومتوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی اگر جلسہ ہو گیا، حالانکہ سوابی میں جلسہ کر کے دیکھ لیا، گراؤنڈ بھی نہیں بنا تھا، اور وہاں، اور سوابی تو ان کی اپنی حکومت میں کے اندر ہے نا، شہر خیبر پختونخوا کا شہر ہے،
और यहाँ जो है वो दौड़े लगवा देते हैं, पूरा इस्लामाबाद जैम कर दिया। चंद मौलाना आज़ाद जो है, ये भी एक वो जिन है जो ज़ियाउल हक बोतल से निकाला था, अब बंद नहीं हो रहा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना था, आप उनसे अलग डील कर लेते, पीटीआई से अलग डील कर लेते। आपने पूरे 2 शहरों की ज़िंदगी अजाब कर दी। मुझे अब मेरे घर से 12 किलोमीटर का फासला, पौने 2 घंटे लगे दफ्तर पहुँचने में, लेकिन मैंने इस दौरान में आईजेपी रोड पर, 6 रोड पर और जगहों पर जो एम्बुलेंसेज हैं उनमें मरीजों को तड़पते देखा, उनके लवाहकीन को परेशान देखा। जिस एक्टिविटी जिस इंतज़ामिया का ये आलम है कि वो मरीज़ को नहीं पहुंचा सकती हॉस्पिटल, उसमें कितनी अहलियत की होगी। मुझे नहीं लगता कि इंतज़ामिया को ये काम देना चाहिए कि वो आगे के इंतजाम करे। सिक्योरिटी के इंतजाम मेरा ख्याल है वज़ीर दाखिला खुद संभालें इस्लामाबाद में, ये आईजी वाईजी के बस की बात नहीं है, वरना ये ऐसे ही होता रहेगा। हो सकता है किसी मरीज़ का इंतकाल भी हो गया हो, अभी तक ऐसी कोई इतला तो अल्लाह का शुक्र है नहीं आई, लेकिन ये हो भी जाता है। तो इस्लामाबाद इंतजामिया तो मुकम्मल तौर पर अपनी नाअहली पर मोहर तस्दीक लगा चुकी है। चलिए अब आते हैं ज़रा फैज़ हमीद साहब की जानिब। नाज़रीन, ये बड़ी डिबेट चल रही है कि इमरान खान और फैज़ हमीद की कोलैबोरेशन है। इमरान खान इनकार करते हैं, गुज़िश्ता रोज़ फ़ोन बरामद हुए, 3 फ़ोन पहले बरामद हुए, सब बातें अपनी जगह आ रही हैं। लेकिन जनरल फैज़ हमीद को क्या सज़ा मिल सकती है, इस पर डिबेट है और ये हसास नौइयत का मामला है। तो और मैंने कुछ माहिरीन से बात की जो कानूनी माहिरीन है, आर्मी को भी डील करते हैं। उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ हमीद पर सेक्शन 31 लगता है, और अगर ये लग गया तो 10 से 14 साल की सज़ा होगी, अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं भी होती तो। उसमें नाज़रीन बड़ी ये है कि वो 3 मामलात का अहाता करता है। पहला तो ये है कि हुकूमत गिराने की साजिश, दूसरा ये हुकूमत गिराने की मनसूबाबंदी, दूसरा ये है कि साजिश कोई भी इन क्राइम्स विद द पॉलिटिकल फोर्सेस और फॉरेन फोर्सेस। और तीसरा जो मामला है वो है नाज़रीन, वो मैंने नोट किया हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि ये जो तीसरा मामला है वो है बगावत। और ये बगावत, ये तीनों मामला जो हैं वो कानूनी और आईनी माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये लग सकते हैं इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने तीनों काम किए हैं। अब इसमें एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का क्या ताल्लुक है, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 31 एक तो इन्हीं चीज़ों को डील करता है, और आर्मी एक्ट। दूसरा ये एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत ये पाबंदी है कि रियासत पाकिस्तान का कोई मुलाजिम रिटायरमेंट के बाद अफवाज पाकिस्तान समेत 2 साल तक कोई वो नहीं कर सकता, सियासत पे हिस्सा नहीं ले सकता। लेकिन जब ये जनरल बाजवा के मामले में जब वो मुद्दत तय पा रही थी आर्मी चीफ की तकर्री की कि 3 साल के लिए होगी या 4 साल के लिए होगी या 6 साल के लिए होगी, उस वक्त आर्मी एक्ट में भी तरमीम हुई थी और उसको आइन का शेड्यूल का हिस्सा भी बना दिया गया था, लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी तरमीम हुई थी। उस तरमीम के मुताबिक कोई भी ऐसा फ़र्द जो हसास अदारे में काम कर चुका हो, चाहे वो सिविलियन पोजीशन पर हो या अफवाज पाकिस्तान का मुलाजिम हो और हसास अदारे में, अगर उसने किसी भी जगह काम किया है सरबराह के तौर पर, अफसर के तौर पर, एहलकार के तौर पर, और थोड़ी मुद्दत के लिए भी काम किया हो, तो वो 5 साल के लिए सियासत नहीं कर सकता। जनरल फैज़ हमीद ने अल्लाह के फजल करम से इस सेक्शन की भी खिलाफ वर्जी की है, और बाकी तमाम मामला उनके ऊपर लगते हैं। अभी एक सवाल ये उठाया जा रहा था कि जनरल बाजवा कैसे बच गए। जनरल बाजवा का इशू ये है कि वो उन्होंने नाम दिए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन आज ये जो DGISI होता है, इसकी अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार होता है 3 अफराद के पैनल में से, 3 कंटेंडर्स के पैनल में से। लेकिन इसको विड्रॉ कर सकता है आर्मी चीफ। आर्मी चीफ ने विड्रॉ करने की कोशिश की तो इमरान खान साहब आड़े आ गया और उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू करूंगा। 4 महीने फिर भी रोका, और उसके बाद फिर जनरल फैज़ को कोर कमांडर पेशावर लगाया। आर्मी चीफ भी लगाना चाहते थे, और वजह बाद में क्या बनी, वो जो हमारे जराए सिक्योरिटी को वही बताते हैं कि इमरान खान ये चाहते थे कि जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनकी बहाली के मामला चल रहे हैं, वो जनरल फैज़ हमीद करें, क्योंकि इनका बड़ा रोल है। उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड भी ये कहा था कि अफगानिस्तान में फैज़ हमीद का बड़ा रोल है, इनके बगैर जो है वो दुनिया चलेगी नहीं अफगानिस्तान के हवाले से। तो वो मामला जो है वो इनके गले भी पड़ रहा है। और ये कनाइमेंस जो है ना, उसमें चूँकि उन्होंने रिएक्ट किया था, और इसलिए कुछ चीज़ें और रिकॉर्ड पर ऐसी हैं कि आगे चलकर शायद ये उनके हक़ में ज़्यादा अच्छा ना हो और उनको जो है वो सज़ा हो। ताहम ख्वाजा आसिफ ने भी गुज़िश्ता रोज़ बहुत सारे रेवलेशंस की हैं कि किस तरह इमरान खान और जनरल फैज़ हमीद के राब्ते होते थे और क्या क्या होता था। तो बहरहाल अब वो और ये उससे पहले जो सिक्योरिटी इदारों ने सिक्योरिटी सोर्सेज ने जो खबर दी थी
वो वो इससे मिलती जुलती थी कि एक फ़ोन था पुराना नोकिया 3310 कह लें। और अब नाज़रीन इसके बाद मेरा ख़्याल है बात मज़ीद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जनरल बाजवा बच जाएंगे क्योंकि उन्होंने विड्रॉ करने की कोशिश भी की थी और जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे उनका। और DGISI प्राइम मिनिस्टर को वो करता है, रिपोर्ट करता है। इसलिए अब देखते हैं आगे अगले दिनों में चीज़ें क्या अनफोल्ड होती हैं, कैसे अनफोल्ड होती हैं। जो ही कोई चीज़ अनफोल्ड हुई हम आपको उससे आगाह करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।